प्रोडक्ट बना सी, ठीक है। तो सी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और ही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट एवरी टाइम रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन को मिला के बनाया जाता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से बिलोंग करता हुआ ही होता है, ठीक है। कुछ और बनेगा ऐसा नहीं होता, एटम्स वही है, ठीक है। बस कंसंट्रेशन किसकी चेंज हुई है, किसकी चेंज हुई है, रिएक्टेंट खत्म और प्रोडक्ट शुरू। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। सो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बनने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ गया। अब किस तरह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन को चेक किया जाता है वो हमको देखना है। देखिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट फर्स्ट टाइम में कितना रहेगा, फुल रहेगा। क्या रहेगा, फुल रहेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फर्स्ट में क्या रहेगा, फुल रहेगा, ठीक है, फुल। प्रोडक्ट बनते बनते, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि डायरेक्ट वो जीरो में आ जाएगा। आप कोई भी शुरू से देखिए बीच में कोई रिएक्शन स्टॉप करके अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाह रहे हो और आपको फट से ऐसा फील हो रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है जीरो, अरे प्रोडक्ट कम होगा पर जीरो तब होगा जब फाइनल हमारा कंसंट्रेशन खत्म रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट आपका तभी होगा, ठीक है, जब आपका पूरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट का। थोड़ा सा कंसंट्रेशन खत्म होगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट बना। पूरा फुल प्रोडक्ट बनने के लिए फुल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का खत्म होना जरूरी है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इस टाइम में क्या होगा, ज़्यादा। सो कंसंट्रेशन वाज फुल व्हेन रिएक्टेंट वाज एब्सोल्युटली यू कैन से कंप्लीटेड। और जब वो प्रोडक्ट बना तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम जीरो। फर्स्ट में क्या था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो था और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो गया, पूरा फुल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको टाइम देखना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दिखा देती हूँ, टाइम कैसे हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। टी मतलब टाइम इज इक्वल टू जीरो। एक टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मतलब ये आपका ए है, ठीक है। ए आपका पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। मतलब ये आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए मान लो और ए को हमको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है एट टाइम टी जीरो, ठीक है। वो क्या हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट को जीरो में कन्वर्ट होना है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ टाइम इज इक्वल्स टू टी, मतलब कुछ टी टाइम पे क्या होगा, ये रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, यहाँ से एक्स कंसंट्रेशन आएगा। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स बनेगा। मतलब रिएक्टेंट कुछ देर में क्या बनेगा, ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये ए माइनस एक्स क्या है, ये ए माइनस एक्स क्या है। देखिए अगर मैं ये रिएक्टेंट का जो टर्म्स है, ये अगर टर्म्स है, अगर मैं ऐसा लिखती तो फिर ये एक्स भी क्या हो जाता, एक प्रोडक्ट बन जाता, एक रिएक्टेंट बन जाता। और रिएक्टेंट में जो भी प्लस में रहता है, जो भी जुड़ता है वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में जीरो होता है। तो अगर आपको रिएक्टेंट में कोई एक वैल्यू चाहिए विच इज एक्स वाई, ऐसा कोई वैल्यू चाहिए जो माइनस में है, लाइक दिस, तो माइनस में जो भी वैल्यूज दिया रहेगा वो क्या होगा, लास्ट में बचेगा, ठीक है। इसीलिए रिएक्टेंट में ए से अगर कोई चीज जा रही है, कोई न्यू प्रोडक्ट बन रहा है एट टी टाइम, मतलब ए से कोई एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, विच इज योर एक्स हियर। सो ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये टी टाइम में, ठीक है। मतलब टाइम जीरो में कंसंट्रेशन ए थी, ठीक है, और ए को बनना है प्रोडक्ट में एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी जीरो, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का जीरो हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में है नहीं, प्रोडक्ट का खुद का कंसंट्रेशन फुल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक टी टाइम में देखो ए माइनस एक्स, मतलब किसी टाइम में प्रोडक्ट एक्स बनेगा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट एक्स बनेगा। हाँ पता है मुझे कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का देखोगे वो जीरो होगा, पर पर्टिकुलर अगर रिएक्टेंट में ए माइनस एक्स हो रहा है, मतलब जो पर्टिकुलर एक्स है वो एक्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब एक्स यहाँ जुड़ नहीं रहा है, ये बाहर जा रहा है। आपने देखा होगा ना, कोई भी चीज़ एलिमिनेट करते टाइम क्या होती है, वो रिएक्टेंट से बाहर जाती है। प्रोडक्ट में वो आपको एक साथ सम ऑफ करके दिखाया जाता है। सो जो भी चीज़ आप माइनस में देखोगे ना, वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से बाहर, मतलब प्रोडक्ट में काउंट होगा, ठीक है। अगर ये प्लस में होता तो ये भी जीरो बन जाएगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में जीरो वैल्यू होता। ये एट टी टाइम का है, मतलब एक टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में एक्स रिमूव होकर एक एक्स वैल्यू आपको देगा। ये एट टी टाइम हो रहा है। और टी टाइम व्हेन टाइम वाज जीरो टाइम में क्या होगा, कंसंट्रेशन ए में आपका चेंजेस आएगा, प्रोडक्ट में जीरो बन रहा है। ये टाइम टी नहीं है। टाइम टी में क्या होगा, ए माइनस एक्स एक्स में बनेगा, ए माइनस एक्स एक्स में बनेगा। ये टाइम टी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। मतलब ए से कोई कंसंट्रेशन बन रही है एक्स,
ठीक है, ए से कंसंट्रेशन बन रही है एक्स, कैसे बन रही है, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये ए माइनस एक्स, ये जो पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है ना, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ना मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, अपना मैथ्स सॉल्व करेंगे। क्लास 12 का बहुत बेसिक मैथ्स ही आपको ये केमिस्ट्री में जो हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, जो हम अभी अपना जो सॉल्व करने वाले हैं, क्या करेंगे, रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। सो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये इन काइनेटिक्स में ये ए माइनस एक्स का जो टर्म है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ए माइनस एक्स आपको क्या बताएगा, टी टाइम का कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और ये कंसंट्रेशन आपको इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि इससे हिसाब से बहुत सारे मैथ्स के रूल बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको सिंपल ए माइनस एक्स में, तो ए माइनस एक्स मत समझो, ए माइनस एक्स में ये जो माइनस है ना, ये बहुत सारे जगहों में आपको कोफिशिएंट्स की तरह काम कर देगा। ठीक है, ये मैथ्स में रूल है। अब जिनका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर मैं आपको बताते रहूँगी कहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उसी फॉर्मूला को आप फॉलो करो, आपका आईआईटी का जो फॉर्मूला है वो मैच हो जाएगा, और आईआईटी का फॉर्मूला में मैच हो गया तो और क्या चाहिए ना। तो आप टेंशन मत लो, मैथ्स इनका नहीं है, मैं समझा दूंगी कहाँ पर कैसे यूज़ होता है, आपको बहुत ईजी लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप ये सब छोड़ के मैथ्स का वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, नहीं पहले मैथ्स पढ़ो। देखिए, मैथ्स सबको पढ़ना है, मैं जितना पढ़ाऊंगी उतना क्लियर करने से ही आपको फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, उतना ही पढ़ाया जाता है आईआईटी में, टेंशन मत लीजिए। तो केमिकल काइनेटिक्स में मैथ्स और केमिस्ट्री का रिलेशन ही बताया जाता है, तो थोड़ा सा आपको मैथ्स थोड़ा सा पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा मैथ्स से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ग्राफ भी रहता है इसमें, ग्राफ में आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी। ठीक है, अभी नहीं, अभी एक साथ नहीं बताऊंगी मैं, ग्राफ आपको बाद में प्लॉट करना मैं सिखा दूंगी, उससे अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट डू द मैथ्स। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया। टी टाइम, जब टाइम वॉज टी टाइम जीरो, मतलब क्या होता है कि रिएक्शन शुरू होने वाली है, शुरू नहीं हुई है, शुरू होने वाली है, टी टाइम जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या था, कंसंट्रेशन का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वाज ए। ओके, यहाँ पर मैंने ए मान लिया। अब ये ए को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा टी टाइम जीरो में है। ठीक है, ये खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है हमको, पर जब हमको टी टाइम में कोई बीच में रिएक्शन अगर हमको देखने पड़ी तो क्या होगा, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब प्रोडक्ट में बचेगा क्या, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ठीक है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा, जीरो होगा, पर ये अगर एक्स है जो माइनस में है, ये आपको क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन माना जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस में जो भी आपका यहाँ पर एल्जेब्रिक वैल्यू दिख रही है, ये आपको क्या है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यही है जो बाहर एलिमिनेट होकर आपको प्रोडक्ट का वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ प्लस रहेगी वो तो माइनस हो जाएगा ना, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमको क्या देखना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा हो। अब हमको क्या देखना है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में ये जो पर्टिकुलर डेल्टा है, ये डेल्टा के साथ हम कैसे यूज़ किया जाता है ये डेल्टा को। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का काम क्या होता है, समय के साथ अपना कंसंट्रेशन को घटाना, समय के साथ अपना कंसंट्रेशन को घटाना। अगर समय के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटेगा तो समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन साथ साथ इंक्रीज होगा, राइट। सो अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो रहा है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से यहाँ पर लगेगा माइनस। ठीक है, माइनस, और ये आपको लगाना पड़ेगा एक ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक डिविजन का साइन। ये डेल्टा क्या लग जाएगा आपका, रिएक्टेंट आप मान लो कि यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है ए। ठीक है, और ये पर्टिकुलर किसी टाइम में अगर आप देख रहे हो विच इज योर, आप बोल सकते हो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पर आप डेल्टा टी लगाओगे। क्या लगाओगे, डेल्टा टी। दिस पर्टिकुलर मीन्स वैल्यू, मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये आपको क्या बन गया, रिएक्टेंट का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके इक्वल आपको क्या है, सामने कौन है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा साथ साथ, है ना। अगर सामने वाले का कम होके वो अगर दे रहा है सामने वाले को, मतलब सामने वाले का बढ़ रहा है ना कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट है सामने वाला, तो सामने वाले का प्रोडक्ट अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब ये इसका जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का लिखने का टर्म होगा वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, प्लस में होगा, मतलब आप ऐसे लिखोगे। अगर ये डबल होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसके साथ मुझे एक और चीज़ को जोड़ना है ना, वो भी माइनस में होगा। मतलब आप समझो कि ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ O2, मतलब बी मान लीजिए, मैंने एक और रिएक्टर का बी मान लिया, तो इसका क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, तो यहाँ पर माइनस लिख दोगे। ठीक है, और बीच में लगा दोगे इक्वल टू का साइन। इक्वल टू क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन
इक्वल, आप समझो कंसंट्रेशन इक्वल है, मतलब आप एवरी टाइम जो कंसंट्रेशन रहेगा वो 1 मोल में लोगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर स्टोकियोमेट्री को बैलेंस करूँ, ठीक है, तो स्टोकियोमेट्री बैलेंस यहाँ नहीं है, यहाँ पर स्टोकियोमेट्री बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 2 अगर मैं लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगा वाटर। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसा है वाटर का, देख सकते हो कि हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, मोल्स को बढ़ाना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कंसंट्रेशन के मतलब लिखने का तरीका बहुत कुछ हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप H2 + O2 लिख रहे हो तो आपको एवरी टाइम 2H2O ही देखने को मिलेगा, ये तो गलत है ना। क्योंकि हो सकता है आपका जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो वो किसी और तरीके से जुड़े, है ना। हो सकता है कि अगर मुझे वाटर 1 मोल में चाहिए, वाटर 1 मोल में चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि आप एवरी टाइम वाटर 2 मोल में ही आपको मिलता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। वाटर फॉर एग्जाम्पल आपको वाटर दे दिया गया और 1 मोल में दिया गया, तब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको वाटर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सेम O2 और H2 दिया गया है। ये तो O2 + H2 तो फिक्स है, इसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बस चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हो कि 2 मोल नहीं है, मतलब हमको कहीं ना कहीं रिएक्टेंट में भी मोल्स को बढ़ाना नहीं है। कहाँ मोल्स बढ़ाना पड़ता है, जहाँ पर प्रोडक्ट का मोल्स बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस भी नहीं है, तो बैलेंस करे कैसे, वाटर ऐसे है, H2 है, मतलब H2 है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर एक और, मतलब यहाँ पर मैं अगर O2 को हाफ कंसंट्रेशन हाफ मोल्स में लूँ तो 1/2, तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 2 कैंसिल हो गया मतलब वाटर आपका बन गया। अब ये वाटर कितना मोल में बना, 1 मोल में बना, ठीक है, सॉरी, ये वाटर आपका 1 मोल में बना, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको एक चीज क्लैरिटी मिल रही होगी कि कभी भी आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें आप स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग अपना रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, कितना आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो आपकी मर्जी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल कैसे हो गया, तो ये इक्वल ही होगा, क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1/2 है, हाफ है, तो ये इसके इक्वल कैसे हुआ, है ना। ये H2 एक A है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, और ये O2 मान लो कि B है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है ना। अब देखिए हाइड्रोजन मैंने A मान लिया और ऑक्सीजन मैंने B मान लिया, ठीक है, लेट H2 B C, ओके। अब यहाँ पर A + B है, तो यहाँ पर अगर मैं A = B रख रही हूँ, ठीक है, पर B में मुझे दिख रहा है कि 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 है, तो इसको मैं कैसे लिखूँ कि मेरा जो है इसके इक्वल ही आ जाए, कैसे लिखूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए क्या चाहिए था 2 मोल्स ऑफ H2, राइट, 2 मोल्स ऑफ H2, 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए मुझे 2 मोल्स ऑफ H2 चाहिए था। जब भी ऐसा होता है ना, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको दिया रहता है पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के लिए, आई मीन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के लिए, उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर ये A और ये 2H2 तो सेम है ना। तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर 2 को यहाँ पर डिवाइड कर दूँ 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 क्या होगा, ये ऊपर वाले 2 और ये वाले ऊपर वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो पर्टिकुलर ये कौन से मोल के लिए कंसंट्रेशन बनेगा, 1 मोल के लिए, सामने वाला भी वही सेम काम करेगा। जैसे अगर यहाँ पर O2 देखो आप, ये 1 मोल के लिए है, ये इसके इक्वल बन जाएगा। अगर मैं 2 को इससे डिवाइड कर दूँ, 2 क्या है, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो कि बैलेंस करने के लिए वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपका 1 मोल ऑफ वाटर है, ठीक है, यहाँ पर 1/2 है, मतलब 1/2 को कैंसिल करने के लिए मुझे 2 को 1/2 के साथ डिवाइड करना है, आई मीन 1/2 डिवाइडेड 2, ऐसे आपको करना पड़ेगा, तभी आपका होगा। आई मीन 1/2 के साथ मुझे यहाँ पर डिवाइड नीचे करना है, ठीक है, मतलब 1/2 डिवाइडेड 2 ऐसे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 कैंसिल होकर यहाँ पर भी आपको 1 मोल का ही ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, ऑर्डर मतलब अरेंज होगा, समझते हैं, अरेंज होगा। तो ऐसे इसको किया जाता है फॉलो, और इसका जो पर्टिकुलर आपका दिखने का तरीका है वो कुछ ऐसे होगा, डेल्टा
B अपॉन डेल्टा T। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे, तभी आपका 1 मोल का कंसंट्रेशन की इक्वल रिएक्टेंट का वैल्यू आता जाएगा। हर रिएक्टेंट के सामने माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घटती है, वही साइमल्टेनियसली सामने वाले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, तो दैट इज माइनस इंडिकेट्स। अब यहाँ पर सामने वाला कौन है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कौन है? सी। अब सी क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसमें प्लस का साइन लगता है, प्लस नहीं लगाया जाता, तो यहाँ माइनस नहीं बल्कि हम कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। बन यहाँ पर क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन ऐसे बनता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। अब ये इसके क्या है? इक्वल। ठीक है, ये इसके क्या है? इक्वल है। माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्लोज ब्रैकेट, देन इक्वल माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी विच इज योर अनदर रिएक्टेंट, you can say concentration is equals to product which is your पॉजिटिव डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मतलब यहाँ से हमको ये चीज़ सीख मिली कि जो हमारी पर्टिकुलर स्टडी है केमिकल काइनेटिक्स की, ये हमको दिखाता है कि कितना दूर हमारा केमिकल रिएक्शन जाता है। ये तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पता चलेगा कि दो चीज़ें हमको केमिकल इक्विलिब्रियम से पता चलती है कि रिएक्शंस के दो पार्ट होते हैं ना, कि हाउ फार कुड द रिएक्शन वुड गो, है ना, एंड हाउ फार कुड रिएक्शन विल, मतलब कितना दूर तक रिएक्शन जा सकता है ना, और कितना तेज रिएक्शन हो सकता है, हाउ स्पीड द रिएक्शन वुड टेक्स प्लेस। तो ये दो तरीके, ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? कितना स्पीड में रिएक्शन हो रहा है। समय के साथ अगर आप देख सकते हो कंसंट्रेशन घट रहा है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्ट बहुत तेजी बढ़ेगा और ये बहुत जल्दी घट जाएगा। ठीक है, घटेगा। दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन, दैट इज योर मैथमेटिकल व्यू। लिख लीजिए। आया समझ? बता दो। चलिए फटाफट से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखिए। देखिए, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? मैंने आपको पहले बताया था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन होती है जो पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए पर्टिकुलर किसी टाइमिंग का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना और एक शुरू से लेके लास्ट अंत तक का रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में बहुत डिफरेंस है। शुरू से लेके अंत तक अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालना चाह रहे हो, मतलब जो स्पीड है वो एक एवरेज स्पीड को आप निकालोगे, एक एवरेज टाइम के लिए आप निकालोगे। आप देख सकते हो इसका जो केमिकल आई मीन द मैथमेटिकल व्यू है वो कुछ ऐसे दिख रहा है। पर अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, मतलब शुरू से लेके अंत तक का किसी बीच का टाइमिंग को उठा के आपको देखना है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, किसी बीच के टाइमिंग के रेट ऑफ रिएक्शन को आपको देखना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसी, अगर आप अंदर के टाइमिंग को देखोगे, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना छोटा टाइमिंग के लिए आप देख रहे हो, बहुत ही स्मॉल टाइमिंग के लिए आप देख रहे हो। जब भी हम मैथमेटिकल व्यू में छोटे छोटे चीज़ों के लिए देखते हैं चीज़ें, तो उसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? आपको पता है डी विच इंडिकेट्स डिफ्रेंसिएशन, मतलब आपको जो पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल व्यू मिलेगा वो बनेगा डी कंसंट्रेशन, मतलब ये आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो, जो अगर आप ए मानो अपॉन डी टी, दिस पर्टिकुलर विल बी योर व्हाट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पर आप डी ए अपॉन डी टी के अकॉर्डिंग अपना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा माइनस में, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? रिएक्टेंट का है। सेम आप इसी के अकॉर्डिंग लिखिए, बस डी ए अपॉन डी टी लिखेंगे, जो कि हमको पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ऐसे ही इज इक्वल्स टू आपको लिख सकते हो, सेम है, बस डेल्टा इंडिकेट्स अस द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विच इज नथिंग बट शुरू से लेकर अंत तक, बीच में भी आप कहीं
शुरू से लेकर अंत तक ऐसे मिडिल टाइम देख सकते हो, जहाँ पर आप एवरेज स्पीड को देखोगे, ठीक है। और अब ये जो पर्टिकुलर d/d मतलब dA/dt है, ये आपको इंस्टेंटेनियस रेट दिखाता है, मतलब पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए रेट ऑफ रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। देख लीजिए, माइनस लेना मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्टेंट का जब भी कंसंट्रेशन को लिखा जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है, कम हो जाता है कंसंट्रेशन समय के साथ, दैट इंडिकेट्स इज दैट। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट।